जब लोग थिंक एंड ग्रो रिच का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब होगी। लेकिन सच ये है कि ये किताब पैसे से ज्यादा सोच के बारे में है। ये आपको ये नहीं बताती कि अमीर कैसे बनना है, बल्कि ये सिखाती है कि अमीर सोच कैसे पैदा होती है। और जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को किसी इमेजिनेशन पर नहीं लिखा। उन्होंने सालों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों को ऑब्जर्व किया, उनसे बात की, उनके हैबिट्स और बिलीव्स को समझा और फिर एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखा। आपकी रियलिटी आपकी थिंकिंग का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ लक, बैकग्राउंड या डिग्री से आती है, तो ये किताब धीरे धीरे उस बिलीफ को तोड़ देती है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपको ब्लेम करने की आदत से बाहर निकालती है। ये कहती है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी सोच के क्रिएटर हैं। डिजायर, बिलीफ, फेथ और परसिस्टेंस जैसे वर्ड्स यहाँ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि मेंटल टूल्स है। जैसे जैसे आप इन्हें समझते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है और आप खुद को एक नए लेवल पर देखने लगते हैं। हाँ, ये किताब आपको कंफर्ट नहीं देगी, ये आपको अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस को एक्सपोज करती है। ये उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं या चाहते हैं कि सब कुछ बदले लेकिन उन्हें खुद पर काम न करना पड़े। लेकिन अगर आप अपने माइंड पर जेन्युइनली काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये किताब आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये भी सच है कि किताब के कुछ एग्जाम्पल्स आज के टाइम से पुराने लग सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न लैंग्वेज में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स टाइमलेस है और प्रिंसिपल्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये किताब लोगों की जिंदगी बदल रही है। अगर मैं इस किताब को एक लाइन में डिस्क्राइब करूं, तो कहूंगा, थिंक एंड ग्रो रिच कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग मैनुअल है। ये प्रॉमिस नहीं करती कि लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन ये जरूर सिखाती है कि आप लाइफ के लिए मेंटली स्ट्रांग कैसे बनते हैं। अगर आप सिर्फ इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, तो शायद ये किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, क्लैरिटी, बिलीफ और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, ये आपको बदल देगी। जब भी लोग सक्सेस की बात करते हैं, तो ज्यादातर कहते हैं मेहनत करो, स्मार्ट बनो, स्किल्स बढ़ाओ। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच का पहला चैप्टर एक अलग ही सवाल पूछता है, आप सच में क्या चाहते हो और कितना चाहते हो। चैप्टर 1 का नाम है डिजायर, लेकिन यहां डिजायर का मतलब विश या सपना नहीं है। ये चैप्टर सिखाता है कि बिना जलती हुई इच्छा के कोई भी बड़ा सपना सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। एक कहानी सोचिए, एक आदमी है जो कहता है मुझे अमीर बनना है, लेकिन वो सुबह देर से उठता है, रिस्क लेने से डरता है और फेलियर से भागता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद है। वो फेलियर को स्टॉप साइन नहीं, फीडबैक मानता है। वो थकता है, गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। दोनों में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, फर्क है डिजायर की इंटेंसिटी का। ये चैप्टर साफ कहता है, वीक डिजायर वीक रिजल्ट्स देता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर लाइफ को मूव कर देता है। नेपोलियन हिल एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, जब इंसान को सच में कुछ चाहिए होता है, तो वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो रास्ते बनाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उस वक्त ना फेयर होता है, ना डाउट। क्यों? क्योंकि डिजायर लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। चैप्टर 1 हमें यह भी सिखाता है कि डिजायर तभी काम करता है जब वो क्लियरली डिफाइंड हो। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये डिजायर नहीं है। मुझे इतना इनकम चाहिए इस समय में, इस पर्पस के लिए, ये डिजायर है। एक स्टूडेंट की कहानी सोचिए, वो कहता है मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, लेकिन पढ़ाई तब करता है जब मूड होता है, रिजल्ट्स नहीं आते और वो डेस्टिनी को ब्लेम करता है। दूसरा स्टूडेंट है जो डेली पढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस हटाता है और मेंटली खुद को उसी आइडेंटिटी में देखने लगता है। डिफरेंस लक का नहीं है, डिफरेंस बर्निंग डिजायर का है। चैप्टर 1 का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि जब डिजायर स्ट्रांग होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आइडियाज, पीपल, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये फोकस है। जब आपका माइंड क्लियर होता है कि मुझे यही चाहिए,
तो आपका पूरा सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। इस चैप्टर में एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है। जो लोग हाफ हार्टेड डिजायर रखते हैं वो हाफ हार्टेड लाइफ जीते हैं। आप यूनिवर्स से कंफ्यूज्ड सिग्नल भेजते हैं तो रिजल्ट्स भी कंफ्यूज्ड आते हैं। इसलिए ये चैप्टर आपसे कहता है, डिसाइड करो, पूरी क्लैरिटी के साथ डिसाइड करो, और फिर उस डिजायर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि क्विटिंग ऑप्शन ही ना रहे। अगर इस चैप्टर को एक लाइन में समझना हो तो ये है, सक्सेस की शुरुआत मेहनत से नहीं, डिसीजन से होती है। जब आप सच में डिसाइड कर लेते हो तो रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग मेहनती होने के बावजूद सक्सेसफुल नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने कभी पूरी इंटेंसिटी से चाहा ही नहीं। आप वही बनते हैं जो आप अपने माइंड में बार बार मानते हैं। ये चैप्टर फेथ के बारे में है, लेकिन यहां फेथ का मतलब रिलीजन नहीं है। ये फेथ है खुद पर, अपने सपने पर और अपनी एबिलिटी पर। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन अंदर से डर लगता है। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि मेहनत अगर डाउट के साथ की जाए तो रिजल्ट्स भी डाउटफुल ही आते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। एक लड़का इंटरव्यू देने जाता है, रिज्यूम स्ट्रांग है, प्रेपरेशन अच्छी है, लेकिन अंदर से वो खुद से कह रहा है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाती है, आवाज कांपने लगती है। रिजल्ट वही आता है जो वो अंदर मान कर गया था। दूसरी तरफ एक लड़की है जिसके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन वो खुद से कहती है, मैं कैपेबल हूं, मैं सीख सकती हूं। उसकी एनर्जी कॉन्फिडेंट होती है और कई बार वही सिलेक्ट हो जाती है। डिफरेंस लक का नहीं है, डिफरेंस बिलीफ का है। फेथ डेवलप होती है ऑटो सजेशन से। मतलब जो बातें आप खुद से रोज बोलते हैं वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सच बन जाती है। अगर आप रोज कहते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मैं लकी नहीं हूं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आपका माइंड उसी स्टोरी को सच मान लेता है और फिर आपकी एक्शंस भी उसी स्टोरी को प्रूव करने लगती है। एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी सोचिए। एक बच्चा है जिसे बचपन से कहा गया, तू एवरेज है। वो बड़ा होकर वही बन जाता है, क्योंकि उसने कभी खुद को कैपेबल मानना सीखा ही नहीं। और एक बच्चा है जिसे बार बार कहा गया, तू कर सकता है। वो गिरता है, फेल होता है, लेकिन अंदर से टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। फेथ ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, फेथ रिपीटेड थॉट का रिजल्ट है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं और आप जो बोलते हैं, अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में हो तो माइंड को कोई रोक नहीं सकता। फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते। जहां फियर होता है वहां फेथ नहीं होती, और जहां फेथ होती है वहां डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इनर कॉन्वर्सेशन को बदलना पड़ेगा। आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप खुद को मोटिवेट करते हैं या तोड़ते हैं? क्या आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो आप उसे इमोशन के साथ रिपीट करते हैं। और एक बार जब माइंड मान लेता है तो रियलिटी फॉलो करती है। पहले बिलीव करो, फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने का इंतजार मत करो बिलीव के लिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, दुनिया उसे कभी विश्वास करने का मौका ही नहीं देती। चैप्टर 3 हमें एक ऐसी चीज सिखाता है जो दिखती नहीं है लेकिन पूरी जिंदगी चलाती है। इस चैप्टर का नाम है ऑटो सजेशन। मतलब आप खुद को रोज क्या सुना रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें लिमिट करती है, लोग हमें रोकते हैं, सिचुएशंस हमें पीछे खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है, ज्यादातर बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े एनिमी होते हैं। एक कहानी सोचिए। एक लड़की है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन रोज खुद से कहती है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। स्टेज पर जाने से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, इंटरव्यू से पहले वो यही सेंटेंस रिपीट करती है। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेता है और फिर उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसके डिसीजंस सब उसी बिलीफ को प्रूव करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ एक लड़का है जो डरता भी है, नर्वस भी होता है, लेकिन रोज खुद से कहता है, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव हो रहा हूं, मैं कैपेबल हूं।
उसके अंदर डर खत्म नहीं होता, लेकिन उस डर पर उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस ऑटो सजेशन का है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो समझता है इमोशन और रेपिटेशन। जो बात आप फीलिंग के साथ बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए अगर आप रोज नेगेटिव न्यूज देखते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं और अंदर ही अंदर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो आप अननोइंगली नेगेटिव ऑटो सजेशन दे रहे हैं। एक बहुत कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। एक आदमी रोज कहता है, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मैं पैसे संभाल नहीं सकता। और फिर सच में पैसे आते हैं, लेकिन टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड पहले ही डिसीजन ले चुका है। अफर्मेशंस तभी काम करती है जब उनके साथ इमोशन जुड़ा हो। सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर आई एम सक्सेसफुल बोलना काफी नहीं है। आपको उस फीलिंग को महसूस करना होगा जैसे आप ऑलरेडी वही इंसान बन चुके हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अफर्मेशंस करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता, और कुछ लोग बस अपनी सेल्फ टॉक बदल लेते हैं और उनकी पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल जाती है। आप वही बनते हैं जो आप खुद को बनने की परमिशन देते हैं। अगर आप खुद को बार बार वीक कहेंगे, तो दुनिया आपको स्ट्रांग मानने वाली नहीं है। और अगर आप खुद को डेली रिमाइंड करेंगे कि मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी इनर आवाज आपकी आउटर लाइफ लिख रही है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप क्या सुन रहे हैं, सवाल ये है आप खुद को क्या सुना रहे हैं। चैप्टर 4 एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ता है। ये चैप्टर साफ कहता है, ज्यादा नॉलेज आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, सही नॉलेज बनाती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ाई करो, डिग्री लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। एक लड़का है जिसके पास मल्टीपल डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जॉब से जॉब बदलता रहता है और अंदर ही अंदर खुद को अनलकी मानने लगता है। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उसे एक स्पेसिफिक स्किल आती है। वो जानता है मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस स्पेशलाइज्ड नॉलेज का है। जनरल नॉलेज इंप्रेस करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज पैसा बनाता है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हर जगह है, गूगल, यूट्यूब, कोर्सेस, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है आप किस चीज में एक्सपर्ट है। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। दो लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। एक हर टॉपिक पर वीडियो बनाता है, मोटिवेशन, कॉमेडी, न्यूज, व्लॉग, सब कुछ। दूसरा सिर्फ एक टॉपिक चुनता है, सेल्फ ग्रोथ या फाइनेंस या फिटनेस। धीरे धीरे वही दूसरा चैनल ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि लोग क्लैरिटी पसंद करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज किताबों में बंद नहीं होती, ये एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और लर्निंग से आती है। जो लोग कहते हैं मुझे सब पता है, वो वही रुक जाते हैं। और जो लोग कहते हैं मैं सीख रहा हूं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, कोर्सेज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो नॉलेज नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एक छोटा सा लेकिन डीप ट्रूथ ये भी है, आपको सारी नॉलेज खुद नहीं होनी चाहिए। आप सही लोगों से कनेक्ट होकर, टीम बनाकर बड़ी चीजें कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। एक चीज चुनिए, उसे सीरियसली सीखिए और उसी से अपनी पहचान बनाइए। क्योंकि आज की दुनिया में एवरेज बनने की कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपर्ट बनने की कंपटीशन बहुत कम। और यही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चैप्टर 5 हमें उस जगह ले जाता है जहां से हर बड़ी चीज की शुरुआत होती है, इमेजिनेशन। ये चैप्टर कहता है कि जो चीज आज रियलिटी है, वो कभी किसी के माइंड में सिर्फ एक आइडिया थी। हम अक्सर इमेजिनेशन को बच्चों की चीज मान लेते हैं। ज्यादा मत सोचो, रियलिस्टिक बनो, हवा में मत उड़ो, और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों को खुद ही दबा देते हैं। एक सिंपल कहानी सोचिए। एक बच्चा है जो कहता है मैं बड़ा होकर कुछ अलग करना चाहता हूं। लोग हंस देते हैं, वह भी धीरे धीरे
अपनी इमेजिनेशन से डरने लगता है और फिर वो बड़ा होकर सेफ लाइफ चुन लेता है। सैलरी आती है लेकिन एक्साइटमेंट नहीं आती। इमेजिनेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये क्रिएशन का वर्कशॉप है। हर बिजनेस, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी पहले इमेजिनेशन थी, फिर प्लान बना, फिर एक्शन आया। ये चैप्टर इमेजिनेशन के दो टाइप्स बताता है, एक वो जो आइडियाज क्रिएट करता है और दूसरा वो जो एग्जिस्टिंग आइडियाज को इंप्रूव करता है। दोनों ही पावरफुल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इमेजिनेशन का यूज कर रहे हैं या नहीं। एक बहुत रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। दो लोग जॉब से परेशान हैं। एक सिर्फ कंप्लेन करता है, सिस्टम खराब है। दूसरा इमेजिन करता है, अगर मैं अपनी स्किल से प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो क्या हो सकता है। पहला वही अटक जाता है, दूसरा रास्ता बना लेता है। जब डिजायर स्ट्रांग हो और फेथ क्लियर हो तो इमेजिनेशन नेचुरली एक्टिव हो जाती है। आइडियाज अचानक आते हैं, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, कनेक्शंस बनते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये फोकस्ड इमेजिनेशन है। एक और डीप ट्रूथ ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो इनकेपेबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को परमिशन ही नहीं देते। उन्हें लगता है, मैं कौन हूं ऐसा सोचने वाला, और यहीं पर पोटेंशियल मर जाता है। आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप खुद को इमेजिन करते हैं। अगर आप खुद को छोटा इमेजिन करेंगे तो लाइफ भी छोटी होगी, और अगर आप खुद को बड़ा इमेजिन करेंगे तो पॉसिबिलिटीज अपने आप बढ़ जाएंगी। इमेजिनेशन सपना देखने की जगह नहीं है, फ्यूचर बनाने की जगह है। और शायद यही वजह है कि जो लोग सोचने से डरते हैं वो आगे बढ़ने से भी डरते हैं। चैप्टर 6 हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सिखाता है, सिर्फ सपने और इमेजिनेशन काफी नहीं होते, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए प्लान चाहिए। कई लोग बहुत बड़ा सपना देखते हैं, इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, डिजायर भी होती है, बिलीव भी होता है, लेकिन एक्शन स्टेज पर आकर सब कुछ बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि कोई क्लियर प्लान नहीं होता। एक बहुत कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। एक इंसान कहता है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कब शुरू करना है, क्या सेल करना है, पहला कस्टमर कैसे आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं। रिजल्ट, मंथ्स निकल जाते हैं और सपना सिर्फ बातों में रह जाता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसका सपना छोटा है लेकिन उसका प्लान क्लियर है। डेली क्या करना है, वीकली प्रोग्रेस क्या है, किससे हेल्प लेनी है, सब ऑर्गेनाइज्ड है, और धीरे धीरे वही आगे निकल जाता है। सक्सेस अचानक नहीं आती, ये ऑर्गेनाइज्ड एक्शन का रिजल्ट होती है। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो आप फेल नहीं हुए, आपका प्लान फेल हुआ है। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। पहला प्लान नहीं चला तो खुद को अनलकी मान लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वे प्लान बदलते हैं, गोल नहीं। एक स्टूडेंट की कहानी सोचिए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, पहली अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। अगर वो कह दे मुझसे नहीं होगा तो कहानी वही खत्म। लेकिन अगर वो कहे मेरा स्ट्रैटेजी गलत था और प्लान इंप्रूव करे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में पिक्चर बदल सकती है। आपको अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट पीपल के साथ कनेक्ट होना प्लान का हिस्सा होना चाहिए। मेंटोर्स, पार्टनर्स, टीम, ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। एक्शन बिना प्लान केओस है और प्लान बिना एक्शन ड्रीम है। दोनों का बैलेंस ही सक्सेस है। ये चैप्टर हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। डेली स्मॉल एक्शंस, बोरिंग लगने वाले स्टेप्स, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट, यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है। ड्रीमर बनना आसान है, लेकिन प्लानर बनना करेज मांगता है। जो लोग डेली प्लान बनाते हैं वही फ्यूचर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी से बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता। चैप्टर 7 एक ऐसी आदत पर रोशनी डालता है जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी चुपचाप बर्बाद कर देती है, इनडिसिशन। ये चैप्टर कहता है कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, बल्कि डिसीजन लेने से डर है। हम रोज सैकड़ों फैसले टालते हैं, करियर बदलूं या नहीं, बिजनेस शुरू करूं या नहीं, रिलेशनशिप में रहूं या नहीं, और हम सोचते हैं थोड़ा और सोच लेते हैं। लेकिन सच ये है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादातर कुछ करते ही नहीं। एक रिलेटेबल कहानी सोचिए। दो दोस्त हैं, दोनों एक ही आइडिया पर बात करते हैं, ऑनलाइन काम शुरू करना
एक दोस्त तुरंत डिसीजन ले लेता है, गलतियां करता है, फेल होता है, लेकिन सीखता है। दूसरा दोस्त परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहता है, साल निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और वो वही खड़ा रह जाता है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस डिसीजन स्पीड का है। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे चेंज करते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग धीरे डिसीजन लेते हैं और जल्दी उन्हें छोड़ देते हैं। इंडिसीजन अक्सर डर से आता है। गलत हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? फेल हो गए तो? लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे क्रिटिसिज्म से नहीं डरते। वे जानते हैं जो लोग खुद कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल सोचिए। वो एग्जाम देने से डरता है, फॉर्म भरता ही नहीं और बाद में कहता है सिस्टम ही खराब है, लेकिन असल में वो डिसीजन से डर रहा था। आपका एनवायरनमेंट आपके फैसलों को प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा कंफ्यूज्ड लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी कंफ्यूज्ड रहेंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। जो इंसान खुद फैसला नहीं लेता उसकी जिंदगी दूसरों के फैसले चला देते हैं। अगर आप डिसाइड नहीं करते कि आप क्या बनेंगे तो सोसाइटी डिसाइड कर लेगी। डिसीजन लेने में देर मत कीजिए, क्योंकि हेजिटेशन भी एक डिसीजन है फेलियर का। और शायद यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते लेकिन डिसाइसिव होते हैं। चैप्टर 8 एक ऐसी क्वालिटी की बात करता है जो सपनों को रियलिटी बनाती है, परसिस्टेंस। ये चैप्टर कहता है कि टैलेंट, लक और इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुके बिना चलते रहना। ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं डरते, वे दोबारा कोशिश करने से डरते हैं। पहली बार नहीं हुआ, ठीक है, दूसरी बार नहीं हुआ, चल जाएगा, लेकिन तीसरी बार, यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक रिलेटेबल स्टोरी सोचिए। एक लड़का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है। पहले महीने 0 इनकम, दूसरे महीने भी ऑलमोस्ट 0, तीसरे महीने फैमिली कहती है अब छोड़ दो। अगर वो वही रुक जाए तो कहानी खत्म, लेकिन अगर वो थोड़ा और टिक जाए, लर्न करे, इंप्रूव करे, तो वही एक पॉइंट होता है जहां चीजें बदलनी शुरू होती है। परसिस्टेंस का मतलब ब्लाइंड स्टूबोनेस नहीं है। परसिस्टेंस मतलब गोल वही रखना, मेथड बदलते रहना। परसिस्टेंस तब टूटती है जब डिजायर वीक हो जाती है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो टेम्पररी फेलियर आपको रोक नहीं पाएगा। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल सोचिए। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, बार बार फेल होता है, लेकिन अंदर एक आवाज होती है, मुझे यही करना है। वही आवाज उसे हर बार उठाती है। फियर परसिस्टेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, कंपैरिजन का डर। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं वो डर के बावजूद चलते हैं। सक्सेस अक्सर उस मोमेंट पर आता है जब आप हार मानने ही वाले होते हैं। यही वजह है कि इतने सारे लोग बस एक कदम पहले रुक जाते हैं। जो लोग रुकते नहीं वही जीतते हैं। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये कि आप हर बार उठेंगे। और शायद यही वो क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 9 हमें यह समझाता है कि अकेले चलकर आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ चलकर आप दूर तक जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है मास्टरमाइंड, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन गोल के लिए एक दूसरे की सोच, स्किल और एनर्जी शेयर करते हैं। हम में से बहुत लोग सोचते हैं मैं खुद ही सब कर लूंगा। हमें लगता है कि हेल्प मांगना वीकनेस है, लेकिन ये चैप्टर उस सोच को तोड़ देता है। एक सिंपल कहानी सोचिए। एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, सब कुछ खुद करता है, प्लानिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस। शुरुआत में कंट्रोल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कंफ्यूजन और बर्नआउट आने लगता है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिसने शुरुआत में ही राइट लोगों को साथ जोड़ा। कोई आइडियाज में स्ट्रांग है, कोई एग्जीक्यूशन में, कोई कनेक्शंस में। रिजल्ट, काम तेज भी होता है और स्ट्रेस भी कम होता है। मास्टरमाइंड सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एनर्जी अलाइनमेंट है। जब 2 या उससे ज्यादा लोग एक क्लियर पर्पस के साथ ईमानदारी से मिलकर काम करते हैं तो एक थर्ड पावर क्रिएट होती है जो अकेले पॉसिबल नहीं होती। आपका एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग डिसाइड करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव, डाउटफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे
जो ग्रोथ की बात करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बड़ा सोचने लगते हैं। एक बहुत रिलेटेबल स्टूडेंट एग्जाम्पल सोचिए। दो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक अकेले पढ़ता है, कंफ्यूज रहता है। दूसरा स्टडी ग्रुप बनाता है, डिस्कस करता है, एक दूसरे को पुश करता है। कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? आंसर साफ है, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए राइट सर्कल चुनना लक्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। सक्सेस अकेले नहीं बनती, वो सही लोगों के साथ मिलकर बनती है। और शायद यही रीजन है कि बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा अकेले नहीं चलते। चैप्टर 10 शायद इस किताब का सबसे मिसअंडरस्टूड चैप्टर है। बहुत लोग इसका नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असल में ये चैप्टर किसी फिजिकल बात के बारे में नहीं है। ये चैप्टर है एनर्जी के सही यूज के बारे में। इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत सिंपल है, जो एनर्जी सबसे पावरफुल है। अगर उसे सही डायरेक्शन मिल जाए तो वही एनर्जी सक्सेस, क्रिएटिविटी और अचीवमेंट में बदल सकती है। हम सबने ये महसूस किया है, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, आप रेस्टलेस होते हैं, फोकस नहीं बनता, माइंड इधर उधर भागता है। लेकिन कुछ लोग उसी एनर्जी को काम में लगा देते हैं, क्रिएशन में लगा देते हैं, गोल्स में लगा देते हैं। डिफरेंस एनर्जी का नहीं है, डिफरेंस डायरेक्शन का है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। एक आर्टिस्ट है, जब उसके इमोशंस इंटेंस होते हैं, खुशी, दर्द, अट्रैक्शन, पैशन, तो वही समय होता है जब उसका बेस्ट वर्क निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इमोशनल एनर्जी को क्रिएशन में चैनल कर दिया। चैप्टर 10 यही सिखाता है, एनर्जी को सप्रेस मत करो, ट्रांसफॉर्म करो। यही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है, रॉ एनर्जी को हायर पर्पस में बदलना। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल सोचिए। उसके अंदर बहुत डिस्ट्रैक्शन है, फोकस नहीं बनता। अगर वही एनर्जी डिसिप्लिन के साथ स्टडी में लग जाए तो रिजल्ट कंप्लीटली बदल सकता है। एक एंटरप्रेन्योर को देखिए, उसके अंदर पैशन है, इंटेंसिटी है। अगर वो एनर्जी वेस्ट हो जाए तो केओस बनती है। लेकिन अगर वही एनर्जी विजन में लग जाए तो बिजनेस बनता है। हिस्ट्री के ज्यादातर ग्रेट अचीवर्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स, इनोवेटर्स, उनके अंदर इमेंस एनर्जी थी और उन्होंने उसे हायर गोल्स में कन्वर्ट किया। सेल्फ कंट्रोल पनिशमेंट नहीं है, ये पावर है। जो इंसान अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करना सीख लेता है। आपके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, वही आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है, अगर आप उसे सही डायरेक्शन दे दें। एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे पर्पस दो, क्योंकि जब पैशन और पर्पस मिल जाते हैं, तब ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। चैप्टर 11 हमें उस जगह ले जाता है जहां असल में हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है। सबकॉन्शियस माइंड। हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस, हैबिट्स और रिएक्शंस सबकॉन्शियस लेवल पर बन चुके होते हैं। एक सिंपल कहानी सोचिए। एक इंसान बार बार गलत रिलेशनशिप्स में फंस जाता है। वो कहता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर आप डीप देखें तो उसके अंदर एक बिलीफ बैठा है, मैं डिजर्विंग नहीं हूं। वो बिलीफ कॉन्शियस नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस है, और वही बिलीफ उसके चॉइसेस डिसाइड कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो इमोशंस, इमेजेस और रेपिटेशन समझता है। जो बात आप फीलिंग के साथ बार बार सोचते हैं, वही सबकॉन्शियस में सीड बन जाती है। इसलिए अगर आप रोज डर में रहते हैं, नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हैं और खुद को कंपेयर करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसी डर को रियलिटी बना देता है। एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल देखिए। एक बच्चा जिसे बार बार कहा गया, तू कमजोर है, वो बड़ा होकर फिजिकली नहीं, मेंटली कमजोर बन जाता है। और एक बच्चा जिसे कहा गया, तू कर सकता है, वो चैलेंजेस से डरता नहीं। डिफरेंस अपब्रिंगिंग का नहीं है, डिफरेंस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के दो सबसे पावरफुल गेट्स हैं, फेथ और सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। जब इमोशन इंटेंस होता है तो सबकॉन्शियस जल्दी प्रोग्राम होता है। यही वजह है कि डीप बिलीफ चेंज सिर्फ लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। प्रेयर, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन तभी काम करते हैं जब आप उन्हें फील करते हैं। बिना फीलिंग के बोली गई बातें
माइंड तक नहीं पहुंचती। आप बाहर वही एक्सपीरियंस करते हैं जो भीतर एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। अगर आप अंदर से खुद को लिमिटेड मानते हैं तो बाहर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी आपके काम की नहीं होंगी। और अगर आप अंदर से खुद को वर्दी, कैपेबल और कॉन्फिडेंट मान लेते हैं तो लाइफ अपने आप रिस्पॉन्ड करने लगती है। आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से जीते हैं। इसलिए अगर लाइफ बदलनी है तो थॉट्स बदलना काफी नहीं है, बिलीफ बदलनी होगी। चैप्टर 12 हमें यह एहसास कराता है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक पावरफुल रिसीविंग एंड सेंडिंग स्टेशन है। हम अक्सर मानते हैं कि आइडियाज सिर्फ मेहनत से आते हैं, लेकिन कई बार बेस्ट आइडियाज अचानक आते हैं, शावर लेते हुए, वॉक करते हुए या बिल्कुल आराम की अवस्था में। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड ओपन होता है। एक सिंपल स्टोरी सोचिए। एक इंसान किसी प्रॉब्लम में फंसा है, दिन भर सोचता है, स्ट्रेस लेता है, लेकिन सल्यूशन नहीं मिलता। रात को जब वो शांत होता है तो अचानक आइडिया आता है, अरे ऐसा क्यों न करूं? जब आपका डिजायर क्लियर हो, बिलीफ स्ट्रांग हो और माइंड काम हो तो आपका ब्रेन आइडियाज को अट्रैक्ट करने लगता है। हम सबने ये अनुभव किया है। जब आप नेगेटिव मूड में होते हैं तो हर चीज मुश्किल लगती है, और जब आप इंस्पायर्ड होते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है। डिफरेंस सिचुएशन का नहीं है, डिफरेंस मेंटल फ्रीक्वेंसी का है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन थॉट्स को फीड करते हैं और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वही आपके ब्रेन की क्वालिटी तय करता है। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देखिए। अगर वो हमेशा डर में रहता है, फेल हो गया तो उसका माइंड बंद रहता है। लेकिन जब वो कॉन्फिडेंट होता है, मैं कोशिश करूंगा, तो उसका ब्रेन नए सॉल्यूशंस दिखाने लगता है। आपका ब्रेन वही रिसीव करता है जो आप सेंड करते हैं। अगर आप कंफ्यूजन भेजेंगे तो कंफ्यूजन लौटेगा, अगर क्लैरिटी भेजेंगे तो क्लैरिटी लौटेगी। ब्रेन को रिस्पेक्ट चाहिए। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और नेगेटिविटी उसकी पावर को ब्लॉक कर देते हैं। साइलेंस, फोकस और पॉजिटिव इमोशन उसकी पावर को अनलॉक करते हैं। आपका ब्रेन आपकी सोच से कहीं ज्यादा कैपेबल है, बस उसे सही सिग्नल दीजिए। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं और कुछ लोग उसी जगह पर प्रॉब्लम ही देखते रह जाते हैं। चैप्टर 13 किताब का सबसे सटल और स्पिरिचुअल चैप्टर है। ये उस पावर की बात करता है जो लॉजिक से परे है लेकिन एक्सपीरियंस से बहुत रियल है। सिक्स्थ सेंस। हम सबने कभी न भी ये महसूस किया है। कभी अचानक दिल कहता है ये सही नहीं है, या फिर बिना किसी रीजन के लगता है यही सही मौका है, और बाद में पता चलता है कि वही फीलिंग सही थी। ये चैप्टर कहता है कि सिक्स्थ सेंस कोई मैजिक नहीं है। ये उस स्टेट में एक्टिवेट होता है जब आपका माइंड क्लियर हो, डिजायर स्ट्रांग हो, बिलीफ स्टेडी हो और ईगो साइलेंट हो। एक कहानी सोचिए। एक इंसान एक डील साइन करने वाला है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर से एक हल्की सी बेचैनी है। वो इग्नोर करता है और बाद में नुकसान होता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो उसी फीलिंग को सुनता है, रुक जाता है और बड़ा नुकसान बच जाता है। डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस अवेयरनेस का है। सिक्स्थ सेंस अचानक नहीं जागता, ये डेवलप होता है जब आप बाकी चैप्टर्स के प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, जब आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड होता है, जब आपका ब्रेन फोकस्ड होता है, जब आपकी एनर्जी अलाइन होती है, तब इंट्यूशन नेचुरली एक्टिवेट होती है। जो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड होते हैं, वे अक्सर लाइफ के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मिस कर देते हैं। और जो लोग बैलेंस रखते हैं, लॉजिक प्लस इंट्यूशन, वे सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं। सिक्स्थ सेंस शॉर्टकट नहीं है, ये रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड उन लोगों के लिए जो क्लैरिटी, डिसिप्लिन और बिलीफ के साथ चलते हैं। जब आप अंदर से अलाइंड होते हैं तो आंसर्स बाहर ढूंढने नहीं पड़ते, और शायद यही स्टेज है जहां इंसान मेहनत से आगे बढ़कर मास्टरी की तरफ जाता है। अगर आपने इस किताब को यहां तक समझ लिया है तो अब एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, ये किताब पैसे की नहीं, पावर की किताब है। उस पावर की जो आपके माइंड के अंदर छुपी हुई है। इस किताब ने आपको कोई शॉर्टकट नहीं दिया, इसने आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस का सपना नहीं दिखाया। इसने सिर्फ एक बात सिखाई, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। डिजायर से शुरुआत होती है, फेथ से डायरेक्शन मिलती है,
ऑटो सजेशन से आइडेंटिटी बनती है, नॉलेज से क्लैरिटी आती है, इमेजिनेशन से पॉसिबिलिटी दिखती है, प्लानिंग से रास्ता बनता है, डिसीजन से मूवमेंट शुरू होती है, परसिस्टेंस से रुकावट टूटती है, राइट पीपल से स्पीड बढ़ती है, एनर्जी सही डायरेक्शन में लगती है, सबकॉन्शियस अलाइन होता है, ब्रेन आइडियाज अट्रैक्ट करता है और सिक्स्थ सेंस सही समय पर सही कदम सिखाता है। ये सब अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, ये एक ही जर्नी के स्टेप्स है। और सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, ये जर्नी बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। अगर आज भी आप सोचते हैं कि कोई आपको बचाने आएगा, कोई मौका देगा, कोई पुश करेगा, तो ये किताब आपके लिए वार्निंग है। क्योंकि लाइफ में कोई आपको रिच नहीं बनाता, कोई आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, आप खुद बनते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यही है, आप ऑलरेडी कैपेबल है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना है। तो सवाल ये नहीं है कि ये किताब काम करती है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप इसे सीरियसली लेने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं उनकी जिंदगी नहीं बदलती, जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है। और शायद यही रीजन है कि लाखों लोग इस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस किताब की तरह सोचते हैं। याद रखिए, थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब नहीं है, ये एक डिसीजन है। अब चॉइस आपकी है,